सभी को नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, हमने आप लोगों की एक शिकायत देखी है कि जब भी परीक्षा परिणाम निकलता है तो आप लोग कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा लिख करके आए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ हमारे नंबर काट लिए गए। हम तो अपनी समझ से पूरा 100 नंबर का करके आए थे, लेकिन हमारे 70 नंबर क्यों आए, 75 नंबर क्यों आए या 60 नंबर क्यों आए। प्रायः आप अपनी समझ से वास्तव में बहुत अच्छा लिख करके आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं त्रुटियां आपके लिखने में रह जाती हैं। कहीं न कहीं आप अपनी बात को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी पर प्रभावित होकर के आपको अच्छे अंक प्रदान कर सके। आज हम जीवन परिचय से जुड़ी समस्या लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा जीवन परिचय हम कैसे लिखें जिससे बोर्ड परीक्षा में हमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों। देखिए, जीवन परिचय लिखने के लिए आवश्यक है कि आपके पास जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो एक हाइलाइटर बहुत आवश्यक है। काला पेन तो सभी के पास होता ही है, या तो काली स्केच होती है, नीला पेन, ये तीन चीजें ही मुख्य रूप से चाहिए होती हैं। चलिए शुरू करते हैं कि जीवन परिचय कैसे अच्छा लिखें। हम एक किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं। माना कि चलिए जयशंकर प्रसाद को ही ले लेते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के जनक कहे जाते हैं। उन्हीं के जीवन परिचय को उदाहरण बना करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जब हम जीवन परिचय लिखना प्रारंभ करें तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर डाल करके ऊपर हेडिंग तो डालेंगे ही। जयशंकर प्रसाद का जैसे मान लो नाम हम डाल लेते हैं, जयशंकर प्रसाद। अब सबसे पहला कदम होता है कि हम जिस कवि का या जिस लेखक का जीवन परिचय लिखें उसका सूक्ष्मावलोकन पहले लिखें। सूक्ष्मावलोकन का मतलब होता है कि उसके जीवन परिचय में जितने भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनको हम पहले ही एग्जामिनर को बता देते हैं, जिससे उसकी समझ में आ जाता है कि हाँ, इस बच्चे को वास्तव में पूरा जीवन परिचय मालूम है, पूरा याद है अच्छी तरह से। उसमें मुख्य बिंदु जैसे मान लिया कि हमने जन्म ले लिया, जन्म सन 1890 ईस्वी, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, पिता देवी प्रसाद, भाषा ले लेते हैं। भाषा इनकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। इसके बाद प्रमुख रचना, एक वैसे तो प्रत्येक लेखक की या कवि की बहुत सारी रचनाएं होती हैं, लेकिन हम सबको नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो प्रमुख रचना है या किसी पत्रिका का संपादन किया गया है उसके द्वारा उसको एक को लिख देते हैं। हमें एग्जामिनर को दिखाना होता है कि वास्तव में हमें आता है, क्योंकि न तो उसने आपको देखा है न वो जानता है, केवल आपका अंक क्रमांक उसके सामने है, तो वो कैसे समझ सके कि आप वास्तव में एक अच्छे विद्यार्थी हैं। चलिए 4 पॉइंट हो गए, एक और लिख देते हैं, मृत्यु। सन 1937 ईस्वी। ये हमारा सूक्ष्मावलोकन हो गया। मतलब हमने उनके जन्म से संबंधित कुछ जो प्रमुख तत्व थे उनको यहां लिख दिया है। अब इसको आप एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं। इस तरीके से इसका नाम होता है सूक्ष्मावलोकन। सूक्ष्मावलोकन मतलब सूक्ष्म अवलोकन, सूक्ष्म अवलोकन। अब इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। पहली हमारी हेडिंग क्या होती है? जीवन परिचय। अब देखिए, हाई स्कूल में जीवन परिचय पूछा जाता है
और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न में साहित्यिक परिचय दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम साहित्यिक परिचय ही लिखें, हमें उनके जीवन से संबंधित भी थोड़ा बताना पड़ता है। उनकी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कहाँ वो पढ़े हैं, क्या उनके कौन उनके माता पिता रहे हैं, तो थोड़ा अगर साहित्यिक परिचय इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को पूछा जाता है तो उन्हें भी थोड़ा जीवन परिचय लिखना चाहिए। और हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्हें साहित्यिक अवदान पर कम फोकस करना है और जीवन परिचय को जरा विस्तार में लिखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर साहित्यिक परिचय पूछा गया है तो हम जीवन परिचय न लिखें, या जीवन परिचय पूछा गया है तो हम साहित्यिक परिचय न लिखें। अब हम आपको कुछ हेडिंग बताएंगे जीवन परिचय में। देखिए, यह भी बहुत आवश्यक नहीं होता है कि आप जीवन परिचय बहुत बड़ा लिखें। बड़ा जीवन परिचय कभी भी एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर सकता है। समस्या ये होती है कि आप क्या लिख रहे हैं, आपके लिखने का ढंग क्या है। आप 3 पेज लिख करके अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं और आप 1 पेज लिख करके ही बहुत अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जामिनर भी ये देखता है कि किस विद्यार्थी ने किस तरह से लिखा है, वास्तव में उसकी नॉलेज क्या है, उसका ज्ञान किस स्तर का है और लिखने का तरीका क्या है। लेखन कला मतलब लेखन शैली, आपकी लिखावट तो प्रभावित करती ही है, साथ में आप जो लिख रहे हैं वो भी बहुत प्रभावित करता है। बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि वो ज्यादा विस्तार से लिखने के लिए ये समझते हैं कि हम एग्जामिनर को पागल बना दें, तो वो मतलब बहुत लाइन छोड़ छोड़ करके लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं और कई पेज में लिख देते हैं। उससे कभी भी आपको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। थोड़ा लिखिए, अच्छा लिखिए, प्रभावशाली लिखिएगा। तो जीवन परिचय, अब जीवन परिचय में उनका जन्म से हम लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक का पूरा लिख देंगे कि छायावादी युग के जनक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी उत्तर प्रदेश में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद थे और इनका जो परिवार था वो सुंगनी साहू के नाम से मशहूर था। कहते हैं कि कहा जाता है कि इनके पिताजी और बड़े भाई की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, तो गृहस्थी का पूरा भार इनके कंधों पर आ गया था। इन्होंने बहुत संकटों को सहन करते हुए अपनी जो व्यवसाय था और उसको भी संभाला और उसी के साथ में लेखन कार्य भी करते रहे। क्योंकि जब बचपन में ही पिताजी और बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो इनकी स्कूली शिक्षा वहीं पर से छूट गई थी। इन्होंने घर पर रह करके ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का अध्ययन किया और व्यवसाय के बाद जितना भी इनको समय मिलता था वो अपनी जो वही खाता होता था उसी पर अपनी कविताओं को लिख लेते थे। इस प्रकार हिंदी की सेवा करते हुए 1937 ईस्वी में राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये उनका जीवन परिचय लिख देंगे। अब उसके बाद में अगली हेडिंग हम डालते हैं उनका साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवाएं। इसमें हम लोग लिखेंगे कि उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के जनक कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि छायावाद का प्रारंभ उनकी झरना कृति से हुआ था। उन्होंने सूक्ष्म अनुभूतियों का अपने साहित्य में बड़ा चित्रण किया है और आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने जो प्रकृति की रहस्यमयी चीजें हैं या प्रकृति की सुंदरता है उसमें रहस्यवाद की प्रतिष्ठापना की है या रहस्यवाद का वर्णन किया है। रहस्यवाद क्या है, हमने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि जो प्रकृति की सत्ता है, जो प्रकृति है उसमें किसी अदृश्य सत्ता का दर्शन करना, उसका महत्व स्वीकार करना ही रहस्यवाद है। हम जानते हैं कि कोई एक ऐसी अलमाइटी पावर है, सर्वशक्ति कोई ऐसी है जो पूरी सबको मैनेज कर रही है, उसका वर्णन जब हम करते हैं प्रकृति की चीजों में, वही रहस्यवाद है। और आध्यात्मिक आनंदवाद क्या है कि जो हृदय में आनंद की प्रतिष्ठा, आनंद कहीं बाहर नहीं है, आनंद को हृदय में ढूंढना ही धर्म के माध्यम से आध्यात्मिक आनंदवाद है, तो उसकी प्रतिष्ठा की है। जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्य में मानवतावाद की प्रतिष्ठा की है, वो मानवतावादी कवि कहे जाते हैं। उन्होंने जो कामायनी महाकाव्य लिखा है, कामायनी उनकी कालजयी कृति है जिसमें उन्होंने
आध्यात्मिक आनंदवाद की वास्तव में प्रतिष्ठा की है। उन्होंने श्रद्धा और मनु के माध्यम से, चूंकि श्रद्धा जो है वो हृदय है और इड़ा बुद्धि है, इन दोनों के माध्यम से और मनु के माध्यम से जो एक चित्र उपस्थित किया है वो बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। तो ऐसी उनकी अन्य भी कृतियां हैं जिसमें उन्होंने बहुत सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण किया है, चाहे वो आंसू हो, चाहे लहर हो, चाहे झरना हो। तो इस प्रकार उनकी साहित्यिक सेवाओं को लिख देंगे, उसके बाद में उनकी भाषा शैली को लिखेंगे। भाषा तो उनकी बड़ी परिमार्जित भाषा रही है। जयशंकर प्रसाद की आप कहानियों को पढ़िए, उनके काव्य को पढ़िए, कहीं भी उन्होंने ग्रामीण शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। उनकी भाषा एकदम विशुद्ध खड़ी बोली, या कह सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली रही है, और शैली उनकी प्रबंधात्मक भी रही है और मुक्तक शैली भी रही है। तो उनकी भाषा और शैली से संबंधित जितना भी हम लिख सकते हैं वो इस हेडिंग में लिख देंगे। अब उसके बाद में चौथी हेडिंग डालते हैं कृतियां। कृतियां में क्या होता है कि कोई कवि जैसे गद्य की रचनाएं भी लिखता है, पद्य की रचनाएं भी लिखता है, तो उनको अगर हम अलग अलग लिख सकें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम पद्य की रचनाएं लिखें और उनको भी अगर वर्णनात्मक ढंग से लिख सकें तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वहां पर समय का थोड़ा परीक्षा में प्रतिबंध होता है, तो इसलिए आप बहुत विस्तार में जाकर के आप कृतियों के नाम ही लिख सकते हैं। जैसे कामायनी, जो इनका महाकाव्य है, कामायनी लिखिएगा, आंसू लिखिएगा, झरना लिखिएगा, लहर लिखिएगा। और आंसू तो इनका एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें इन्होंने अपने अंतर दुख को प्रकट किया है, और उसमें जिस छंद का प्रयोग किया है उस छंद का नाम आंसू छंद ही कवियों ने उसको कहना प्रारंभ कर दिया है। कामायनी इनकी कालजी कृति है, और झरना से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, जिनमें चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है। तो ये सब उनकी जो रचनाएं हैं उनको क्रमशः एक एक करके गद्य और पद्य की रचनाओं को हम लिख देते हैं इसमें। फिर अंतिम हेडिंग बहुत आवश्यक होती है कि हिंदी साहित्य में इस कवि का स्थान क्या है। हिंदी साहित्य में स्थान, कवि ने पूरे हिंदी अपने जीवन काल में हिंदी की जो सेवा की है उसका हिंदी में क्या स्थान बना है। तो वास्तव में जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के एक बहुत ही महान कवि हुए हैं, बहुत महान नाटककार हुए हैं। छायावादी युग के जनक के रूप में इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हिंदी साहित्य के आकाश में ये सदैव अमर रहेंगे। इस प्रकार की भाषा शैली हम हिंदी साहित्य के इतिहास में लिख देते हैं। निश्चित रूप से अगर आप सूक्ष्मावलोकन के सहित में ये 5 हेडिंग डाल करके जीवन परिचय को लिख देते हैं, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आपने प्रारंभ में बताया था कि हाइलाइटर आपके पास जरूर होना चाहिए, तो जब हम जीवन परिचय लिखते हैं या साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो इनमें जो सन वगैरह होते हैं, मान लो जन्म का सन है, या पिता का नाम है, या माँ का नाम है, या उनकी कोई प्रमुख कृति है, उनके जो मृत्यु का सन है, जो मुख्य तथ्य होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, उनको अगर हम हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि एग्जामिनर सहज स्वाभाविक रूप से उसकी दृष्टि वहां तक पहुंचे ही नहीं, वहां पर अटक जाए, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप अच्छी लेखन शैली से अच्छी तरह से हेडिंग डाल करके एक जीवन परिचय लिखते हैं तो निश्चित ही मान करके चलिए कि आपको 5 में 5 अंक अवश्य ही प्राप्त होंगे। फिर भी इतने समझने के बाद भी अगर कोई समस्या आपके दिमाग में आती है, कोई ऐसी बात दिमाग में आती है जिसे पूछना आपके लिए आवश्यक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम पुनः एक नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।